हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास का इको का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे और उसका हमारा थोड़ा सा पार्ट रहता है, वो आज हम कर लेते हैं। और स्टूडेंट, जैसा कि आप पहले भी इस चैप्टर में देख चुके हो कि इस चैप्टर के अंदर टेबल्स हैं और इन टेबल को ही आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको टेबल अच्छे से पढ़नी है और टेबल को अच्छे से माइंड में रखना है। तो हमारी एक और एक्टिविटी है जिसके अंदर एक टेबल दी हुई है 1.5। हम इसको देख लेते हैं, फिर इसके बिहाफ पे आगे जो डिटेल्स हैं उसको देखेंगे। अब देखिए इस टेबल को। इस टेबल में क्या है कि कैटेगरी दी हुई है। जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी है, वहाँ की पॉपुलेशन की एजुकेशन अचीवमेंट दी हुई है। जो गांव के अंदर लोगों की स्टडी है, लोगों ने कितनी एजुकेशन अचीवमेंट अचीव की हैं, उनके बारे में है। जैसे यहाँ देखिए, लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन। मेल की अगर बात करें गांव में तो 76% जो मेल हैं वो पढ़े लिखे हैं और फीमेल 54। अगर हम बात करें 10 से 14 ईयर की लिटरेसी रेट की, तो 90% जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं और 87 बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं। अगर हम बात करें अटेंडिंग स्कूल की, कि स्कूल में कितने बच्चे जो 10 से 14 साल तक के हैं अटेंड होते हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं, वो 85 तो बॉयज़ हैं और 82 गर्ल्स हैं, 82% गर्ल्स हैं। तो इसके अंदर पहले की अगर हम बात करें तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, स्कूल में बहुत कम बच्चे जाया करते थे, लेकिन अब सुधार हुआ है। यूपी की एजुकेशन में पॉपुलेशन वहाँ की पढ़ने लगी है। अब यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है और एक यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनता है हमारा, वो भी इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक जो है वो किस तरीके से मापन के अलग अलग दो तरीके अपनाता है। तो इस पैसेज में दिया हुआ है कि जो हमारा जो वर्ल्ड बैंक है वो तो सिर्फ हम लोगों की इनकम को देखता है जब वो मापन करता है विकास या विकासशील देशों की जब रिपोर्ट बनाई जाती है, लेकिन यूएनडीपी जो है वो क्या करता है, वो इसके अलावा और भी काम करता है। पर कैपिटा इनकम के साथ साथ वो बाकी चीज़ें भी देखता है, जैसे कि लिटरेसी रेट है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी भी यूएनडीपी के द्वारा देखी जाती हैं। इसमें ये सारी चीज़ें शो कर रखी है। यहाँ केरला और हरियाणा का एग्जाम्पल भी शो कर रखा, जो हम पहले ही देख चुके हैं। अब टेबल है 1.6, ठीक है। जो 1.6 हमारी टेबल है उसमें भी कुछ डेटा दिया हुआ है और इस डेटा से पता चल जाता है कि इंडिया की रैंक क्या है और बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी रैंक क्या है। अब हम देखो श्रीलंका की, देखो ग्रोस नेशनल जो इनकम है, सकल राष्ट्रीय जो इनकम है हमें, इसकी जो श्रीलंका है उसकी 11,300 है। ये पर कैपिटा जो है डॉलर में दी हुई है, यूएस डॉलर में। और फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एट बर्थ, मतलब उनकी जो औसत आयु कितनी होती है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि 100 साल का इंसान जीता है, तो इस तरीके से श्रीलंका के अंदर 75.5 है, इंडिया के अंदर 68.8 है। और स्कूलिंग की अगर बात करें, मीन ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबोव, तो इसमें ये चीज़ें भी दी हुई कि कितने लोग स्कूल में जाते हैं। और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसने क्या रैंक दे रखी है, तो श्रीलंका को 76 है रैंक और हमारी जो रैंक है वो 130 है। ऐसे अगर हम देखेंगे ना तो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका जो है वो हमसे ज़्यादा आगे है। और अगर हम बात करें नेपाल और बांग्लादेश की, तो इनकम तो इसकी कम है, लेकिन इसकी जो एक्सपेंटेक्सी है जो लाइफ की वो ज़्यादा है। तो हमें साफ पता चलता है कि हमारे पड़ोसी देश हैं हमसे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। अब यहाँ देखिए, इसमें ये चीज़ें बता रखी कि सरप्राइज होगा आपको कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश होते हुए भी हमसे हर चीज़ में आगे है। इसकी जो इनकम है वो भी अच्छी है
और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत अच्छी है। अब नेपाल की और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो नेपाल और बांग्लादेश की इनकम तो कम है, लो इनकम है पर कैपिटा, बट इसके अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा है। तो बहुत सारे जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं एसडीआई ने जो कैलकुलेट किए हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर शामिल भी किए गए हैं। और ये जो चीज़ें हैं पहले से ही फिक्स होती हैं कि मतलब एक क्राइटेरिया तैयार कर लिया जाता है, जैसे गरीबी रेखा का कर रखा है कि कितने रुपए कमाने वाला इंसान जो है गरीबी रेखा के अंदर शामिल नहीं होगा। यहाँ से देखिए, अब डेवलपमेंट इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर that what is important to development it is what is happening to citizen of a country। सीधी सी बात इसमें ये है कि डेवलपमेंट का मीनिंग जो है मतलब इम्पोर्टेंट क्या है ये क्लियर करना कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू सिटीजन ऑफ कंट्री, ये वो है जो कंट्री के लोगों के साथ हो रहा है। इट इज़ पीपल देयर हेल्थ देयर वेलबींग दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इनकम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उनकी हेल्थ है, उनका अच्छा रहना है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं डेवलपमेंट के हिसाब से। अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से क्या कुछ आस्पेक्ट जो हैं सिर्फ उन्हीं को मान लेना चाहिए, जैसे यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया हुआ है। हम सपोज करते हैं कि आज के ज़माने में कोई कंट्री डेवलप्ड है तो उसके लिए कौन सा लेवल तैयार किया होगा, क्या वो आगे भी ऐसे ही रहेगी। तो क्या सोचा जाता है, अगर कोई कंट्री डेवलपिंग है तो वो अपना डेवलपमेंट करती है, वो डेवलप्ड होना चाहती है। लेकिन अगर पहले से ही कोई कंट्री डेवलप्ड है तो वो क्या करेगी, वो ये चाहेगी कि फ्यूचर में भी वो डेवलप कंट्री ही रहे। ठीक है, वो क्या चाहेगी कि फ्यूचर में भी वो कंट्री डेवलप रहे। और ये उनकी डिज़ायर होती है कि आगे जो हमारी जनरेशन आएगी वो बिल्कुल अच्छे से रह सके। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि क्या चीज़ें हैं जो एग्जाम्पल से ये चीज़ें हमें समझ में आएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है और कैसे हमें फ्यूचर के लिए उनको बचा के रखना है। तो ग्राउंड वाटर इन इंडिया की अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर की तो साफ पता है हमें भी कि हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर की बहुत कमी होती जा रही है। पंजाब और उत्तर पश्चिमी जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ पर तो हर घर में या फिर थोड़ी थोड़े एरिया के ऊपर आपको जो बोर होते हैं, जो कुएँ होते हैं वो मिल जाएंगे। और ये नोटिस भी आ चुका है, मतलब ये भी नोटिस किया जा चुका है कि 4 मीटर जो पानी का लेवल है वो नीचे चला गया। 4 मीटर आप समझ सकते होगे कितना हो सकता है। तो 4 मीटर पानी का लेवल जो है वो नीचे चला गया। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक है और आगे अगर फ्यूचर में भी ऐसा करते रहे तो 25 साल बाद 60% जो जनसंख्या है वो हमारी पानी की कमी से जूझेगी। अब ये ग्राउंड वाटर एग्जाम्पल दिया हुआ, इसमें ये सारी चीज़ बता रखी है। हमारे लिए ग्राउंड वाटर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें ग्राउंड वाटर जो वो कम होना नहीं चाहिए, क्योंकि बारिश के द्वारा ग्राउंड वाटर फिर से रिकवर हो जाता है। बट क्यों ख़त्म होता है, क्योंकि हम इसको ओवर यूज कर लेते हैं और इसी ओवर यूज के कारण होता है ये जो कुछ भी होता है, पानी की कमी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ग्राउंड वाटर जैसे है रिप्लेनिश है बारिश के द्वारा, बट ओवर यूजिंग के कारण ये ख़त्म हो रहा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर ऑफ यूज। वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। और कुछ हमारे पास ऐसे भी रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, मतलब ये कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएगा, जिन भंडारों के बारे में हम जानते। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब तक ये ख़त्म हो हमें कोई और भंडार मिल जाए जिसके बारे में हमें कुछ अभी तक नॉलेज ही नहीं है। तो वो बात की बातें हैं, इसलिए हमें अभी क्या करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए हमारे रिसोर्सेज को। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्या है, क्रूड ऑयल रिसोर्सेज दे रखा है, जो हमारा कच्चा तेल है उसके रिसोर्सेज दे रखे हैं। 2017 की ये रिपोर्ट है। मिडल ईस्ट में क्या है
1000 मिलियन बैरल में क्या कितना है, 808 जो है रिजर्व अभी बचे हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट में 50 मिलियन बैरल है और वर्ल्ड में 1697 मिलियन बैरल हैं। लेकिन ये कितने साल तक चलेंगे? मिडल ईस्ट की बात करें तो 70 साल तक चलेंगे और अमेरिका की बात करें तो लगभग 10.5 साल तक ही ये रिसोर्सेज चलने वाले हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की बात करें पूरे वर्ल्ड की तो एवरेज के हिसाब से निकाल रखा है ये सिर्फ 50 साल तक ही चलेंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे तो जो रिसोर्सेज हैं हमारे कच्चे तेल के, अगर हम ओवर यूज करते रहें इनको तो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बेस होना पड़ेगा, जैसे कि सोलर लाइट है या टाइडल एनर्जी है, ये सारे। अब इसमें क्या दिया हुआ है, धीरे धीरे एनवायरनमेंट है वो हमारा ख़त्म हो रहा है। नेशन की बाउंड्री जो है एनवायरनमेंट ख़त्म होने में ये नहीं देखती कि इस देश के रिसोर्सेज को ये ख़त्म करना है या नहीं, इस देश के एनवायरनमेंट को ख़त्म करना है या नहीं। जैसे कि आप कोरोना का एक एग्जांपल ले लीजिए, इसने किसी देश की बाउंड्री को ये नहीं है कि बाउंड्री मानकर और इस देश में नहीं जाना ये सोचा हो, तो सभी देशों के अंदर पूरे विश्व के अंदर कोरोना फैला था। उसी तरीके से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पूरे विश्व के अंदर ही होता है। और ये जो इशू है लंबे समय से चला आ रहा है, स्पेशल इशू बन गया है। इसके लिए तो बहुत सारी बैठक, बहुत सारी सम्मेलन हो चुके हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है ताकि आज भी हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सके और हमारी आने वाली जनरेशन भी रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। हमारे पास आज कंपेरेटिवली नई नॉलेज आ गई है, इकोनॉमिस्टली, फिलोसफी और सोशल साइंटिस्ट जो है वो सारे मिलकर काम करते हैं। और इन्हीं मिलकर काम करने के चक्कर से क्या होता है कि वो जो काम किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एग्जांपल हम लिए हुए हैं उसको बखूबी निभाया जा सकता है। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल एट ऑल टाइम एज मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो। देखो सामान्य सी बात है, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ही ज़रूरी है, लेकिन सोसाइटी के हर मेंबर के लिए। और हमें अपने आप से हमेशा क्वेश्चन पूछना चाहिए, जब हम ओवर यूज करते हैं तो हम जा कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमारी आने वाली जनरेशन इन चीज़ों को यूज नहीं कर पाएंगी। वट आर विश टू बिकेम, हमारी विश क्या है, क्या हम बनना चाहते हैं, क्या हमारे लक्ष्य हैं। तो इनके ऊपर डेवलपमेंट जो होता है, मतलब डेवलपमेंट कंट्रीज़ की इनके ऊपर डिबेट होती है, क्योंकि अगर ये डिबेट ना की जाए तो पर्यावरण का दोहन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो दोहन ज़्यादा होने से फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कुछ ही दिनों तक हम रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है और टेबल को अच्छे से रीड करना, क्योंकि टेबल के भी हाफ पर ही ये पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे हम बाद में। गुड बाय।